हेलो दोस्तों, मैं गोपी सैनी आपके अपने YouTube चैनल फ्लाइंग दिशा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में हिंदी शब्द की उत्पत्ति एवं उसके विकास क्रम के बारे में अपन ने पढ़ लिया था और आज का अपना टॉपिक रहने वाला है भाषा। इसके बारे में अपन विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं भाषा टॉपिक में। ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं इसके बिल्कुल बेसिक से आपको मैं समझा रहा हूँ कि भाषा क्या होती है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में भी अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ध्यान से सुनना, भाषा शब्द संस्कृत के बास धातु से मिलकर बना है। ठीक है, भाषा शब्द संस्कृत के बास धातु से मिलकर बना है। ये संस्कृत की बास धातु से मिलकर बना है और इस बास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट करना या व्यक्त करना। प्रकट करना या व्यक्त करना। क्या आपके समझ में आ रहा है? मैंने क्या बताया है कि भाषा शब्द संस्कृत के बास धातु से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रकट करना या व्यक्त करना होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, भाषा क्या होती है वो भी अपन देख लेते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम होती है, भाषा एक ऐसा माध्यम होती है जिससे एक मनुष्य अपने मन के विचारों एवं भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष क्या करता है, अभिव्यक्त करता है या प्रकट करता है। वो किसके माध्यम से करता है भाई? भाषा के माध्यम से करता है। अर्थात अपन निष्कर्ष रूप में समझ सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बता देता हूँ, जैसे अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, आप उस बात को समझ पा रहे हो और आप मुझे कुछ बताते हो और मैं उसको समझ पाता हूँ, तो वो ही क्या होती है भाई, भाषा होती है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा कि भाषा का मतलब क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि मनुष्यों के पास ही क्या होती है, भाषा होती है, जबकि इसके विपरीत जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनके पास कोई भी भाषा नहीं होती है। अर्थात वे अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या होती है। आगे अपन चलते हैं, आगे देखते हैं कि भाषा को व्यक्त अर्थात एक मनुष्य अपने विचारों को तीन प्रकार से क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। ठीक है, एक मनुष्य अपने मन के विचारों को तीन प्रकार से क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाषा के कितने अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं। ठीक है, वो भी अपन देख लेते हैं। देखो भाई, पहला कौन सा है, लिखित माध्यम, लिखित माध्यम। और दूसरा होता है मौखिक माध्यम। और तीसरा होता है सांकेतिक माध्यम। इस प्रकार भाषा के तीन माध्यम होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि भाषा के तीन अंग होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि भाषा के तीन रूप होते हैं। अर्थात एक मनुष्य अपने मन के विचारों को तीन प्रकार से क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। उसमें पहला माध्यम कौन सा है, लिखित माध्यम है, दूसरा मौखिक माध्यम है और तीसरा है सांकेतिक माध्यम। ठीक है, इसको अपन विस्तार से समझ लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि लिखित माध्यम से कैसे एक मनुष्य अपने मन के विचारों को क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। जैसे अपन उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे मेरे को कोई बात किसी को बतानी है, ठीक है, उसको मैं यदि लिखकर अपने मन के विचारों को उसके सामने क्या करता हूँ, प्रकट करता हूँ,
तो वह लिखित माध्यम के अंतर्गत आता है। जैसे अपन किसी को पत्र लिखते हैं, जैसे अपन अपने पिता को पत्र लिखते हैं या माताजी को पत्र लिखते हैं, ठीक है, यदि अपन किसी को भी कुछ लिखकर बताते हैं तो वह किसके अंतर्गत आता है? लिखित माध्यम के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार जब अपन किसी को बोलकर अपने मन के विचारों को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, तो वह मौखिक माध्यम के अंतर्गत आता है। और इसी प्रकार जब अपन संकेतों के माध्यम से किसी व्यक्ति को क्या करते हैं? अपने मन के विचारों को बताते हैं या अपने मन की बात को बताते हैं, तो वह सांकेतिक माध्यम में कहलाता है। तो इस प्रकार एक भाषा को व्यक्त करने के कितने माध्यम होते हैं? 3 माध्यम होते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक मनुष्य के मन के विचारों को व्यक्त करने के कितने माध्यम होते हैं? 3 माध्यम होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, ध्यान से सुनना कि भाषा शब्द की सबसे छोटी इकाई, भाषा शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि भाषा शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो ध्यान से सुनना, भाषा शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भी ध्वनि होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहाँ तक कि पटवार 2016 में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि भाषा शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। फिर उसमें ऑप्शन दिए गए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन उसमें था वर्ण, ठीक है, सेकंड ऑप्शन था उसमें अक्षर, और थर्ड ऑप्शन था उसमें शब्द, और फोर्थ ऑप्शन था उसमें ध्वनि। इस प्रकार से उसमें ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, और कई विद्यार्थियों ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या होती है? वर्ण होती है। तो उन्होंने क्या कर दिया? वर्ण पर टिके लगा दिया और उन्होंने सोचा कि अपना एकदम क्या है? राइट आंसर है। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि आंसर की है उसकी और उन्होंने मिलान किया, तब उन्होंने नोटिस किया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है, तब उनको बाद में पता चला कि भाषा की तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। तो इसी कारण मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चाहे आप हिंदी पढ़ो, चाहे अंग्रेजी पढ़ो, चाहे आप कोई सी भी विषय पढ़ो, ठीक है, और कोई सा भी टॉपिक पढ़ो, उसको ऐसा ही अपने को पढ़ना है ताकि उससे संबंधित परीक्षक कैसे भी प्रश्न अपने से पूछे, अपन उसका क्या दे सके? एकदम तरीके से क्या दे सके? जवाब दे सके, एकदम राइट क्या दे सके? जवाब दे सके। ऐसे अपने से गलतियां न हो, उसका अपने को विशेष रूप से क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि देखो, ध्वनि के भी क्या होते हैं भाई? 2 रूप होते हैं। ध्वनि के भी क्या होते हैं भाई? 2 रूप होते हैं। पहला तो है वर्ण और दूसरा है अक्षर। ध्वनि के भी क्या होते हैं भाई? 2 रूप होते हैं। उसमें पहला कौन सा है? वर्ण, और दूसरा कौन सा है? अक्षर। ठीक है, इनके बारे में अपन विस्तार से देख लेते हैं कि वर्ण और अक्षर क्या होता है। ठीक है, वैसे तो देखो, वर्ण की 2 परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, पहली परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ कि ध्वनि का, ध्यान से सुनना, ध्वनि का लिखित रूप तो वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप तो वर्ण कहलाता है और ध्वनि का मौखिक रूप क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। क्या आपके समझ में आ रहा है? मैंने क्या बताया है कि ध्वनि के भी 2 रूप होते हैं। उसमें पहला है वर्ण और दूसरा है अक्षर। और वर्ण क्या होता है? ध्वनि का लिखित रूप तो वर्ण कहलाता है और ध्वनि का मौखिक रूप क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। ठीक है, हालांकि इसकी एक और परिभाषा है, वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ ताकि आपके समझ में आ सके कि इसकी एक परिभाषा और क्या है। हालांकि आपको कई बुक्स में मिलेगी परिभाषा वर्ण की, कि आपको दे रखी मिलेगी आपको कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हालांकि ये परिभाषा ठीक है,
लेकिन अपन इसे पूर्ण रूप से उचित परिभाषा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें परिभाषा में दे रखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या होती है, ध्वनि होती है। इसी कारण इसकी वास्तविक परिभाषा क्या होनी चाहिए कि ये परिभाषा होनी चाहिए कि वे ध्वनियां, ध्यान से सुनना, वे ध्वनियां जिन्हें और अधिक खंडित न किया जा सके, वे ध्वनियां क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाती है। ठीक है, मैंने आपको दूसरी परिभाषा बता दी है। ठीक है भाई, मैंने क्या बताया आपको कि वे ध्वनियां जिन्हें और अधिक खंडित न किया जा सके, तो वे ध्वनियां क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के साथ समझा देता हूँ। जैसे मैं कहूँ आपको कि ये कै, ठीक है, तो क्या आप इसे वर्ण कह सकते हो? तो आप इसे वर्ण नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसको अपन व्यंजन कह सकते हैं, इसको वर्ण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनको और अधिक तोड़ा जा सकता है। इसको अपन और अधिक तोड़ सकते हैं, जैसे ये क और ए। ठीक है, ये अपन ने क्या कर दिया है, तोड़ दिया इसको। तो इन दोनों को क्या कह सकते हैं, अपन वर्ण कह सकते हैं। इसको अपन क्या नहीं कह सकते भाई, वर्ण नहीं कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हो, व्यंजन कह सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा जो अभी मैंने बताया है वर्ण की परिभाषा में। ठीक है, हालांकि देखो वर्ण और अक्षर इन दोनों में एक ही अंतर है कि ध्वनि का लिखित रूप तो वर्ण कहलाता है और ध्वनि का मौखिक रूप क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। अर्थात जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे यदि मैं कहूँ कि ए, ठीक है, यदि मैं ए बोलता हूँ, ठीक है, तो वो तो क्या हो गया, अक्षर हो गया, क्योंकि इसको मैंने मौखिक रूप दे दिया। ठीक है, ये ए क्या है, ध्वनि है, और इस ध्वनि को क्या दे दिया मैंने, मौखिक रूप दे दिया। और जैसे ही मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये ए है, ठीक है, और फिर मैंने ये लिखित रूप दे दिया इसको, तो ये क्या कहलाएगा भाई, ये वर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। हालांकि इन दोनों में ये ही अंतर होता है। आगे अपन देखते हैं कि अपन ने ये बिल्कुल बेसिक से देख लिया है। अपन ने भाषा के बारे में देख लिया है। भाषा के बाद में अपन ने देखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। फिर इसके बाद में अपन ने देखा है कि ध्वनि के भी क्या होते हैं भाई, दो रूप होते हैं। उसमें पहला कौन सा है, वर्ण है, और दूसरा कौन सा होता है भाई, अक्षर होता है। ये अब तक अपन ने यहाँ तक क्या कर ली है, चर्चा कर ली है। आगे अपन चलते हैं। अब तक अपन ने भाषा, ध्वनि, वर्ण और अक्षर के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है, और आगे अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी के साथ आपको इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।